प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। कल हमने आपके लिए 1540 में बिलग्राम में होने वाली युद्ध के पश्चात भारत में शेर शाह सूरी का दिल्ली गद्दी पर आसीन होना दिखाया था। आज हम 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी और 1540 से 1555 तक के बीच में हुमायूं का जो जीवन रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1540 में यहाँ से निर्वासित होकर हुमायूं चला गया। हुमायूं चला गया 1540 में काबुल एवं कंधार में अपने लिए आघात होता है 40 में 1540 में काबुल और कंधार में। 1541 में इसने शादी करी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम पुत्री थी अकबर शेख की, और अकबर शेख जो था हुमायूं के भाई का, कामरान का। ये कामरान का गुरु था। तो इसने 1541 में हमीदा बानो से शादी कर ली, और शादी करके ये फिर अपने लिए आजाद ढूंढता हुआ भारत पहुंचा, और भारत में पहुंचा ये राजस्थान। और राजस्थान में ये किस जगह पहुंचा? राजस्थान में पहुंचा अमरकोट। अमरकोट के राजा थे राजा वीर शाह। राजा वीर शाह जो थे वो हुमायूं के मित्र थे। तो ये 1540 से 1541 में शादी करके हमीदा बानो बेगम से 1542 में पहुंचता है अमरकोट के राजा वीर शाह के पास। और वहीं 14 अक्टूबर 1942 को राणा वीर शाह के महल में जन्म होता है अकबर का। ठीक है। अकबर का जो बचपन का नाम था या मतलब पैदा होने का नाम था वह बदरुद्दीन। ये अकबर का जब अकबर पैदा हुआ तो उसको बदरुद्दीन का नाम दिया गया। और जब उसकी उम्र 5 वर्ष के आसपास होगी, 5 वर्ष की उम्र में उसका नाम जलाल रखा गया। जलाल, जो बाद में उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ये उपाधि है जो भारत की जनता द्वारा उसको दी गई थी। ये इसका नाम नहीं है। इसका नाम पैदा होते समय बदरुद्दीन था, और 5 वर्ष की आयु में उसका नाम जलाल या जलालुद्दीन। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम अकबर के विषय में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हुमायूं चल रहा है। तो हुमायूं 1545 में वापिस काबुल और कंधार पहुंचा। इसने क्या किया? अपना जो पुत्र था वो एक महिला के संरक्षण में पलने के लिए छोड़ दिया। महिला का नाम है महामंगा। अकबर को छोड़ दिया महामंगा के पास, और खुद चला गया वापिस अरब में। और अरब में काबुल और कंधार में शासन कर रहा था इसका छोटा भाई कामरान, क्योंकि भाइयों से समर्थन मांग चुका था, कुछ मिला नहीं। तो इसने वहां की जनता को अपने साथ किया और अपने भाई को पराजित करके 1545 में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1545 से 1554 तक ये न्यूट्रल रहा और इसने कोई हलचल नहीं मचाई। 1554 में 1545 से 54 तक इसने 2 चीजों का इंतजार किया। एक तो स्वयं के समर्थ और शक्तिशाली होने का, दूसरा भारत के वर्तमान शासक और सूरी वंश के कमजोर होने का। इस टाइम पीरियड में 2 चीजें हुई। तो ये वापिस 1554 में भारत की ओर पहुंचा, और सबसे पहले इसने आक्रमण किया पेशावर पर, और पेशावर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1555 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया।
लाहौर पर आक्रमण करने का उद्देश्य था लाहौर की सत्ता में दो व्यक्ति, एक नसीब खान और एक ततार खान। ये दो व्यक्ति जो थे नसीब खान एवं ततार खान, ये लाहौर की सत्ता को सूबेदार एवं संरक्षक के तौर पर लाहौर की सत्ता को संभाल रहे थे। लाहौर को पश्चिमी भारत और अरब के बीच की धुरी माना जाता था कि लाहौर ऐसी जगह थी जहां से दोनों तरफ से शासन को संभालना आसान था। दूसरा, पेशावर की तुलना में लाहौर अत्यधिक शक्तिशाली सूबेदारों के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ इस पर अधिकार करने के कारण हुमायूं शक्तिशाली हो जाएगा और यहाँ इसने लड़ा मच्छीवाड़ा का युद्ध। नहीं, मैं इससे पहले देखो अपने भाई को पराजित कर चुका, पेशावर का युद्ध लड़कर अधिकार कर चुका। लेकिन ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो रियासत थी, ये जो उस समय का सूबा था, ये पेशावर की तुलना में विस्तृत था, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था। दूसरी बात ये थी इसमें कि ये शक्तिशाली जो सूबेदार थे उनके अंडर में था। यहाँ की वजह से ये इस महत्वाकांक्षा के साथ भारत की ओर बढ़ पाएगा, इसे लगेगा कि अब भारत पर अधिकार करना सरल है, ठीक है। इसी वर्ष 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ेगा और सरहिंद का युद्ध लड़के ये लड़ेगा हुमायूं और इसके सामने अंतिम शासक होगा अंतिम सूरी सिकंदर सूरी। ये अंतिम सूरी शासक है सिकंदर सूरी। सरहिंद का युद्ध लड़ने के साथ ही ये वापस काबिज हो जाएगा आगरा की अथवा दिल्ली गद्दी पर, यानी वापस इसका दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड हो गया 1555। इस सरहिंद के युद्ध पर ही छोड़ देते हैं इसको, हम 2-3 बात इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसने हुमायूं ने दिल्ली के अंदर ही एक शहर बसाया था दीन पनाह। हाँ, इसने दिल्ली के अंदर ही शहर बसाया था दीन पनाह और उस दीन पनाह शहर के अंदर ही एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय का उसका नाम था कोरोमंडल। ये कोरोमंडल की छत पर शाम की नमाज पढ़ रहा था और शाम की नमाज पढ़ के जब ये कोरोमंडल की छत से नीचे उतरा तो उतरते वक्त सीढ़ियों से गिरकर 1555 में ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सूफी संत हुए, ये उनका बहुत बड़ा भक्त था, उनको मानने वाला था। इस कारण से इसने कहा कि मेरी जो कब्र है वो दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया के बगल में बनाई जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यही दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा, ठीक है, क्लियर। ये हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। विशेष बात यह है कि हुमायूं का मकबरा जो है विश्व विरासत के रूप में संरक्षित किया गया है। इसे विश्व में एक धरोहर के रूप में स्थान मिला है, इसको स्थान मिला है विश्व विरासत स्थान के तौर पर, विश्व विरासत के स्थान, विश्व विरासत में स्थान मिला। ये एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, ऐसी चीजों को जो अपने आप में यूनिक होती है, जिन पर विशेष नक्काशी, विशेष कलाकारी या विशेष कला का प्रमाण होती है, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। तो हुमायूं का मकबरा भी विश्व विरासत में स्थान पाता है, ठीक है। हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को बनाया था, ये थोड़ा डाउट का विषय है, एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक शायद हुमायूं नहीं बनवाया अपना मकबरा, क्योंकि दो व्यक्ति है नहीं, वो तो शेर शाह सूरी बनवाएगा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने नहीं बनवाया।
निजामुद्दीन औलिया के बगल में बनवा दिया। और हुमायूं की जो है जीवनी, हुमायूं की जीवनी, आज जीवनी कहो, लिखी इसकी बहन ने, और बहन का नाम है गुलबदन बेगम। इस तरह से हुमायूं का चैप्टर के बच्चों खत्म हो गया। ठीक, अब इस चैप्टर को जोड़ते हैं उस व्यक्ति से जिसने 1539-40 में से 2 बार चौसा और बिलग्राम की युद्ध बनाया। इसलिए मैंने ये चीज नहीं मिटाई, 1555 का युद्ध छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी तरफ अब लेके चलते हैं, जिस व्यक्ति का नाम आपने शेर शाह सूरी लिया था। पर मैंने आपको बताया था कि वही व्यक्ति बाबर के साथ, बाबर के जीवन का तीर्थ युद्ध लड़ेगा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में जब बाबर की दृष्टि से पड़ती है, बाबर कहता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा, तब वो वहां से भाग जाता है। जिसे शेर खान है, तो इसका वास्तविक नाम है फरीद खान। फरीद खान। इस फरीद खान का जन्म होता है 1486 में। इसका जन्म होता है जौनपुर, और जौनपुर में शिक्षा नहीं, जौनपुर में इसका जन्म भी होगा। इसके जो पिताजी थे वो जौनपुर के सूबेदार थे, हसन खान। हाँ, तो इसका जन्म जो है जौनपुर में होगा, और जौनपुर का सूबेदार है इसका पिता, और पिता का नाम है हसन खान। आपकी बात सही है बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। इसकी शिक्षा भी जौनपुर में ही होगी, शिक्षा भी और जन्म भी, दोनों काम जौनपुर में ही हो गए। कारण है कि उस समय उत्तर भारत में इस्लामी शिक्षा का केंद्र था जौनपुर। अरब के अलावा अगर अच्छी इस्लामी शिक्षा मिल रही थी तो वो जौनपुर में मिलती थी। इसने अपनी शिक्षा ली और ये चला गया बिहार, और बिहार में उस समय शासन करते थे लोहानी। ये बिहार के शासक थे लोहानी। इनका जो पूरा नाम था वो था बहार खान लोहानी। पूरा नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो बहार खान लोहानी। ये व्यक्ति जो है शिक्षा लेकर फरीद खान बना। फरीद खान जो है ये बहार खान लोहानी का संरक्षक रहा। ठीक, एक बार एक घटना घटी कि बहार खान लोहानी और इनका संरक्षक ये फरीद खान जंगल में गए थे शिकार के लिए, और बहार खान लोहानी के ऊपर अचानक एक शेर हमला कर देता है, और ये तलवार के एक ही वार से शेर के 2 हिस्से कर देता है। उससे खुश होकर बहार खान लोहानी फरीद खान को एक उपाधि देता है, और ये बन जाता है शेर खान। ठीक है, आगे के समय में बहार खान लोहानी की मृत्यु जाती है, स्वाभाविक मृत्यु होती है, और यहां शेर खान और फरीद खान महत्वाकांक्षी था, तो ये बहार खान लोहानी की पत्नी से विवाह कर लेता है। ये पत्नी इससे 20 वर्ष बड़ी थी, लेकिन इसे महत्वाकांक्षा थी, इस कारण से महत्वाकांक्षा ने इससे विवाह कर लिया, और खुद कहां की गद्दी पर, बिहार की गद्दी पर आसीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये बिहार की गद्दी पर अपने आप बैठ गया। इसने लड़ा दोहरिया का युद्ध और अधिकार कर लिया बंगाल की गद्दी पर। बंगाल पर भी अधिकार हो गया शेर खान का। इधर हुमायूं को इससे परेशानी थी, तो हुमायूं इस बात के लेकर 2 बार इसके किले को घेर चुका था, शेर खान किले को, चुनावगढ़ किला। मैं आपसे बात कर चुका हूं, शेर खान का 2 बार घेराव करता है। दूसरी बार जब घेराव करता है तो ये बंगाल चला जाता है, बंगाल पर अधिकार करके दोहरिया पे, और वापिस हुमायूं घेरता है चौसा के युद्ध में 1539 और बिलग्राम के युद्ध में 2 बार इसको घेरता है। ठीक है,
इन दो युद्धों में इसे गिरने के पश्चात यहाँ से हुमायूं का सफाया हो जाता है और दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 से 1556, आउट ऑफ कैमरा देखना, 1540 से 1545 तक शासन करता है, बस 5 ही वर्ष शासन करता है। ठीक है, इन 5 वर्ष में महत्वपूर्ण काम क्या करता है, ये निर्माण करता है शेरशाह सड़क का। ये सोनार से पेशावर तक जाती है। ये वो सड़क है जो सम्राट अशोक के समकाल समय में बनवा दी गई थी। ठीक है, सम्राट, हाँ हाँ, अब इसका नाम बदल गया बस, भारत से पाकिस्तान तक। ठीक है, तो ये सोनार से पेशावर तक गई हुई सड़क है। ये अशोक के टाइम में इसका नाम सिल्क रोड हुआ करता था, सिल्क रोड। ये ऐसा मार्ग था जो भारत, चीन और पश्चिम को जोड़ता था, उसके साथ साथ यूरोप आने वाले, अरब से होने वाले मार्ग को ये बनाता है इसको पक्का, इसलिए इसके नाम से सड़क बन गई है। ठीक है, यही सड़क बाद में एक लॉर्ड आए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम रखा जीटी रोड। ठीक है सर, अब तो पहचान में आ गई होगी कि कौन सी सड़क की बात कर रहा हूं आपसे। अभी मेरे से पीके ने पूछा कि ये सड़क अब भी है क्या, तो पीके में बात कर रहा हूं जीटी रोड की। तो ऑकलैंड ने इसका नाम जो है जीटी रोड रखा और वर्तमान समय में ये अमृतसर से बंगाल तक जाती है। ये जीटी रोड एग्जाम में एक्सेप्टेड सिटी पूछ लेता है कि किन किन शहरों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन शहरों से होकर गुजरेगी। ये काम इसने किया। प्लस में शेर खान ने क्या काम किया, इसने चलवाए चांदी के सिक्के, और जो चांदी के सिक्के इसने चलाए उनका नाम रखा गया रुपया, जो आज भारत की मुद्रा है। ठीक है, भारत के अलावा 8 ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा रुपया ही है। इसने चलाए तांबे के सिक्के, और तांबे के सिक्कों को कहा गया दाम। ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके समय में किताब आई, किताब का नाम है पद्मावत। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, 1540 में किताब लिखी गई, और किताब लिखी है मलिक मोहम्मद जायस। ये भी इंपोर्टेंट बात है इसके बारे में, इसके टाइप की लिखी किताब। ठीक है, फिर 1540 से 1545 में इसने अभियान चलाया। 1545 में एक कलेक्टर के किले का अभियान। हाँ हाँ, बढ़िया। अगर ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अगर थोड़ा समय और जिंदा रह जाता, इसे डाक व्यवस्था का जन्म देने वाला भी कहा जाता है, डाक का जन्मदाता कहा जाता है इसको। हाँ, जो डाक चिट्ठी थी उसके भी, जो सड़क इसने बनवाई थी उस सड़क पर इसने माइलस्टोन स्थापित करे थे। इसी सड़क पर इसने 1700 आरामगाह, 1700 सराय बनवाए थे। यानी जो लोग इस सड़क से जाएंगे पैदल या किसी माध्यम से, तो इन 1700 सराय में अगर वो रास्ते में थक जाए तो आराम कर सकते हैं। इस सड़क की लंबाई पर निश्चित दूरी पर माइलस्टोन स्थापित करवा रखे थे कि आपने इतना सफर तय कर लिया। इसी के आधार पर आज हम जगह जगह माइलस्टोन लगाते हैं कि हम इतने किलोमीटर आ चुके। तो बहुत सारी योजनाओं का जन्मदाता है ये। 5 ही साल रहा, ये सबसे बड़ी समस्या का विषय रहा। अगर ये लंबे समय तक जिंदा रह जाता तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अशोक और अकबर से मानसिक सफलता बनता। ये ध्यान रखना, ये अफगानी है, मुगल तुर्की है। 2 ही व्यक्ति भारत में, एक तो लोधी वंश के शासक अफगानी थे और एक सूरी वंश के शासक अफगानी थे। 2 ही शासक अफगानी है। ठीक है, तो ये 1545 में इसने अभियान चलाया कालेंजर के किले को विजय करने।
इस कालिंगर अभियान में इसने अस्त्र चलाया उपका। ये एक आग्नेय अस्त्र था। यह अस्त्र कैसा था? ये अस्त्र था आग उगलने वाला अस्त्र। इससे गोला, आग का गोला निकलता था और वो सामने दुश्मन पे गिरता था और उसमें ज्यादा व्यक्ति को मारता। तो जब इसने अस्त्र चलाया तो ये अस्त्र कलिंगर के किले से टकराकर, ये जो गोला था आपका, जहां ये खड़ा था वापस वहीं गिर गया। और जब ये गोला गिरा तो इसके पास बारूद भी था और उस बारूद में विस्फोट हो गया और विस्फोट से इसकी मृत्यु हो गई 1545 में। ठीक है। और इसका जो मृत्यु के पश्चात मकबरा बना, ये बना सासाराम, बिहार में पड़ता है। सर एक्सेप्टेड सवाल है, पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहां है। यह मकबरा स्वयं शेरशाह ने ही बनवाया था। ये एक नदी के बीचों बीच स्थित है, बिहार के सासाराम में। एक्सेप्टेड है, पूछ सकता है इसका मकबरा कहां है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। और क्या विशेषता है? एक व्यक्ति इससे पहले भी हुआ जिसने अपना मकबरा स्वयं बनाया, वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मकबरे का स्वयं निर्माण किया था। ठीक है। इसके उत्तरवर्ती शासक हुए इस्लाम शाह सूरी और उसके पश्चात आदिल शाह सूरी। ये आदिल शाह सूरी वो व्यक्ति है जो एक हरियाणा का व्यक्ति है जिसको अपना दीवान नियुक्त करता है और उस व्यक्ति का नाम है हेमचंद्र। ये आदिल शाह हरियाणा के एक व्यक्ति को, हरियाणा का व्यक्ति भी नहीं, एक नमक विक्रेता, इसे आप लड़ाका ना समझते, एक नमक विक्रेता समझो। लेकिन नमक विक्रेता होते हुए भी हेमचंद्र युद्ध कौशल और रणनीतियों के लिए फेमस था। इस कारण से आदिल शाह सूरी इसे अपना दीवान नियुक्त करता है। ठीक है। हरियाणा के गांव, क्षेत्र, देहात में ये व्यक्ति नमक का विक्रेता के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। अब आदिल शाह सूरी के पश्चात अंतिम सिकंदर शाह सूरी या सिकंदर सूरी भी कह सकते हैं, इस वंश का शासक हुआ। और मैंने लिख रखा है 1555 में सरहिंद के युद्ध में विजय होता है कौन? हुमायूं, और पराजय होती है सिकंदर सूरी। जब सिकंदर सूरी की पराजय होती है तो ये हेमचंद्र उत्तर भारत के उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देता है और अपने कौशल से 20 से अधिक अपराजित युद्ध लड़ता है। अपराजित युद्ध लड़ेगा ये व्यक्ति और बहुत प्रभावशाली लड़ाके के रूप में उभरेगा हेमचंद्र उर्फ हेमू। ठीक है। यहां तक मैंने आपको बताया कि 1500 इधर तो हुमायूं 1555 मृत्यु हो जाती है, इधर हेमचंद्र उर्फ हेमू अपना कद बढ़ाना शुरू कर देता है और उधर हुमायूं का पुत्र है जलाल। वो अपने पिता की मृत्यु के समय, जब हुमायूं की मृत्यु होती है 1555 में, उस समय जलाल या आप अकबर भी कह सकते हैं, अकबर बाद में बनेगा, ये पंजाब अभियान पे था। उम्र थी 13 वर्ष और इस अभियान में बैरम खान इसका संरक्षक था। जिन युद्धों को ये लड़ रहा था उस समय पंजाब में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए गया था, उस समय बैरम खान इसके संरक्षक के तौर पर काम कर रहा था। यानी युद्ध कला को सीखने के लिए बैरम खान उसको अपने साथ ले गया। ठीक है। और 1556 में जैसे ही दिल्ली की गद्दी अचानक खाली हुई, हेमचंद्र उर्फ हेमू ने अधिकार कर लिया। कहां? दिल्ली की गद्दी पर।
ये व्यक्ति हिंदू था, इसलिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। हेमचंद्र उर्फ हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है। एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 20 से अधिक युद्ध लड़कर ये दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली गद्दी पर आसीन रहा था। विशेष युद्ध कौशल और कला इसके पास थी, इसमें कोई शक नहीं। ये हाथी पर बैठकर अपनी सेना का संचालन करता था और पूरा शरीर किसी प्रकार से बाणों से घायल ना हो, आंखों को छोड़कर वो लोह अस्त्रों से ढका रहता है। हेमचंद्र उर्फ हेमू का उधर पता चला बैरम खान को कि भाई हमारी जो गद्दी है वो हेमचंद्र उर्फ हेमू ने कर ली और हेमू ने एक विक्रमादित्य एक उपाधि धारण करी, दिल्ली गद्दी पर आसीन होकर विक्रमादित्य। ये अंतिम विक्रमादित्य है, 14वां। कुल 14 विक्रमादित्य हुए। मैंने कहा था जिस व्यक्ति ने शकों को पराजित करके भारत से बाहर किया था वो पहला विक्रमादित्य था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इस प्रकार से भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, जिनमें से 14वां और अंतिम विक्रमादित्य दिल्ली गद्दी पर आसीन होने के पश्चात हेमचंद्र उर्फ हेमू बना। उधर पता चल गया बैरम खान और अकबर को कि हमारी जो है दिल्ली की सत्ता चली गई, तो इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया और युद्ध हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। बच्चों पहला युद्ध हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और दूसरा युद्ध होगा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। सामने होंगे अकबर और दूसरी तरफ आपका हेमू उर्फ हेमचंद्र। अकबर के पास बहुत छोटी सेना थी और हेमू के पास दिल्ली की गद्दी का पर बैठते ही एक बड़ी सेना उसके पास आ गई। जो दिल्ली में उसके पिता की सेना थी उसकी भी बहुत बड़ी संख्या भाग जो है इसके समर्थन में आ गया हेमू के। पहला स्वयं को विशेष पक्ष के घेरे में था। तो यहां से बैरम खान ने विशेष रणनीति बनाई, एक विशेष तीरंदाजों का संगठन अपने साथ ले लिया। और उस समय भारत में एक नीति चली हुई थी कि अगर राजा मरा युद्ध समाप्त। उस स्ट्रेटेजी के तहत बैरम खान ने यह रणनीति बनाई कि हमारा तीरंदाजों का एक ग्रुप जो है वो हेमू को घेरेगा और किसी भी तरह से ये प्रयास करेगा कि हेमू को उसके हाथी से नीचे गिरा दिया जाए। और अगर हमने हेमू को बंदी बना लिया तो युद्ध वही समाप्त हो जाएगा। अगर हम युद्ध दोनों सेनाओं के तौर पर पारस्परिक रूप से लड़ते रहे तो हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि हेमू की सेना इतनी बड़ी है। तो उस स्ट्रेटेजी के तहत ही इन्होंने हेमू को अच्छे तीरंदाजों की मदद से उसके हाथी से इसकी जो आंख दिखाई दे रही थी हाथी से नीचे गिराकर बंदी बनाई और बाद में अपनी सेना के समक्ष इसकी गर्दन काट दी और दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ 13 वर्ष की आयु में अकबर। यानी 55-56 में एक बार फिर आपने देखा कि 30-40 से 55 तक गद्दी चली गई थी मुगलों के हाथों से, आगे की सूर्यवंश के हाथ में। और 55-56 का एक टाइम पीरियड है जहां हेमू के हाथ में गद्दी आ जाती है और वापिस 1556 में फिर पुनः अकबर 13 वर्ष की आयु में 1556 में दिल्ली गद्दी पर आई। जहां ये शासन का जो संरक्षक है वो रहेगा बैरम। यानी अब हाल फिलहाल के जितने भी अकबर लड़ेगा वो सारे के सारे बैरम खां के संरक्षण में या बैरम खां ही लड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो पूछ लो। इसके बाद कल हम मुगल वंश में ही अकबर को लेकर चलेंगे। मुगल वंश के शासन की धुरी और आधार रहेगा। सबसे विस्तृत और समृद्ध शासक इसे माना जाता है और इसके शासन में इसके शासन को पूरे मुगल काल का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। हिंदी का स्वर्णिम काल भी अकबर के काल को ही कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। हिंदी का अगर स्वर्णिम काल आपसे पूछा जाए तो वो अकबर के काल को ही बोला जाता है। ठीक है, तो मान के चलता हूँ कि यहाँ तक के लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। आपने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।